सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए बहुत तगड़ा आईक्यू, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या किस्मत की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसके बजाय डिसीजन लेने के इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क और साथ ही अपने इमोशंस को काबू रखने की एबिलिटी की ज़रूरत होती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम ने लॉजिक के साथ ऐसा फ्रेमवर्क दिया है जो तुम्हारी इमोशंस को कंट्रोल में रखने में भी मदद करेगा। यकीनन उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पिछले कई सालों में वन ऑफ द बेस्ट रही है, और न केवल ग्राहम बल्कि उनके कई स्टूडेंट्स ने भी इन स्ट्रेटेजीज से बहुत बड़े रिजल्ट दिखाए हैं। उन्हीं में से एक ब्राइटेस्ट स्टार वॉरेन बफेट है, जो कि अभी दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन है। वॉरेन बफेट ने इस बुक को बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन भी कहा है। तो इस वीडियो में मैं अपने हिसाब से बुक के बेस्ट 5 लेसन्स तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। लेसन नंबर 1, मीट मिस्टर मार्केट। चलो ये मानो कि तुम्हारे पास एक बिजनेस का एक हिस्सा है जिसके लिए तुमने 1000 रुपये दिए हैं। अब हर दिन मिस्टर मार्केट नाम का आदमी तुम्हारे घर आता है और अपने हिसाब से तुम्हें तुम्हारे उस बिजनेस के हिस्से की कीमत बताता है। इसके अलावा उस ओपिनियन के बेस पर वो तुम्हारे सामने तुमसे शेयर को खरीदने या तुम्हें और शेयर बेचने का तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखता है। हिस्ट्री ये साफ दिखाती है कि तुम्हारे शेयर की कीमत पर मिस्टर मार्केट का ओपिनियन बिल्कुल नॉनसेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 2008 में उसने ये अनुमान लगाया कि तुम्हारे शेयर की कीमत 2600 है, और वहीं एक साल बाद मार्च 2009 में उसने कहा कि इसकी कीमत 500 है। भले ही उसी टाइम पीरियड में कंपनी की इनकम में 50% की बढ़त हुई हो और प्रॉफिट में 20% की। तो क्या तुम इस आदमी को ये डिसाइड करने दोगे कि उस बिजनेस में तुम्हारे हिस्से की कीमत कितनी है? बिल्कुल भी नहीं। ग्राहम के मूल सिद्धांतों में से एक ये है कि एक स्टॉक केवल एक प्राइस टैग के साथ टिकर सिंबल नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस में ओनरशिप इंटरेस्ट है। और क्योंकि मिस्टर मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता है, बिजनेस की असल वैल्यू उस प्राइस से अलग हो सकती है जो मिस्टर मार्केट तुमको ऑफर कर रहा हो। वास्तव में यह अक्सर असल कीमत से ज़्यादा या कम ही होती है, क्योंकि मिस्टर मार्केट आसानी से ऑप्टिमिस्टिक या कभी इसका उल्टा बहुत पेसिमिस्टिक हो जाता है। ग्राहम तुमको तभी इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं जब तुम मिस्टर मार्केट द्वारा पेश किए गए उतार चढ़ाव वाली कीमतों को देखे बिना भविष्य तक स्टॉक को रखने में कंफर्टेबल हो। लेकिन जो इन्वेस्टर अपने दिमाग को ठंडा रख सकता है, उसके लिए मिस्टर मार्केट पैसे बनाने के बड़े मौके लेके आता है, क्योंकि वो तुमको उसके साथ सौदा करने के लिए मजबूर नहीं करता है, वो केवल तुमको ऐसा करने की अपॉर्चुनिटी देता है। जब वो खामखा का हाई प्राइस पेश करे तो तुमको उसे बेचने में खुशी होनी चाहिए, और इसी तरह जब वो तुमको सस्ते में शेयर बेचने को तैयार हो तो तुम्हें उसे खरीदने में खुशी होनी चाहिए। हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि जिस समय ग्राहम ने ये बुक लिखी थी, उस समय लोगों पर न्यूज़, फॉरकास्ट, स्टॉक कोट्स एक्सेट्रा की आज की तुलना में बहुत कम बमबारी थी। 1970s में मिस्टर मार्केट शायद दिन में एक बार सुबह न्यूज़पेपर के साथ आता था, और आज जब भी हम फ़ोन खोलते हैं वो हर बार हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है, जो कि अगर तुम मेरे जैसे हो तो हर दिन में 100 से ज़्यादा बार होता है। सिर्फ इसीलिए कि मिस्टर मार्केट तुमसे ज़्यादा बार मिलने आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको 1970s के लोगों की तुलना में ज़्यादा बार उसके साथ बिजनेस करना चाहिए। अगर वो तुमको ऐसा प्रस्ताव नहीं देता जो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करता हो, तो उसे इग्नोर करें और अपने दिन को आगे बढ़ाएं। लेसन नंबर 2, हाउ टू इन्वेस्ट एज ए डिफेंसिव इन्वेस्टर। ग्राहम के हिसाब से 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, डिफेंसिव या पैसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग या एक्टिव इन्वेस्टर। ज़्यादातर लोग डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के लिए ज़्यादा सूट करते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टिंग में देने के लिए समय काफ़ी कम होता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग के लिए कम रिस्क वाला लॉन्ग टर्म अप्रोच रखता है, और ग्राहम इस इन्वेस्टर को सलाह देते हैं कि मार्केट कंडीशंस के आधार पर अपनी सेविंग्स का 50% बॉन्ड्स में डालें और बचे हुए 50% को इंडिविजुअल स्टॉक्स में। वैसे ये पूरा तुम पर डिपेंड करता है कि तुम स्टॉक्स और बॉन्ड में कितना कितना इन्वेस्ट करोगे। अपनी लाइफ सिचुएशन और स्टॉक्स और बॉन्ड्स के एवरेज यील्ड के हिसाब से डिसाइड करो कि किस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इस डिवीज़न को साल में 1 या 2 बार फिर से बराबर करो। अब जैसे कि अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में स्टॉक की इन्वेस्टमेंट बढ़कर 55% हो गई और बॉन्ड्स 45%, तो जब तक कि दोनों 50-50 वापस बराबर ना हो जाए, तब तक स्टॉक्स को बेचो और बॉन्ड्स को खरीदो। रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट में पैसों को इन्वेस्ट करो, जैसे कि हर महीने सैलरी मिलने के तुरंत बाद सैलरी का 10% इन्वेस्ट कर दिया, या जितना भी तुमको करना हो। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि जब मार्केट महंगा होता है तो तुमको कम खरीदने में मदद करता है, और जब मार्केट सस्ता होता है तब ज़्यादा खरीदने में।
अब ग्राहम के हिसाब से पोर्टफोलियो के स्टॉक कंपोनेंट में इन्वेस्ट करने के लिए डिफेंसिव इन्वेस्टर को इन 8 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, पर ज़्यादा भी नहीं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 कंपनीज ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा ये पक्का करो कि कहीं तुम एक ही इंडस्ट्री में तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो। नंबर 2, कंपनीज बड़ी होनी चाहिए, और ग्राहम के अकॉर्डिंग $100 मिलियन से ज़्यादा अर्ली सेल्स वाली कंपनीज बड़ी होती हैं। सिंपल भाषा में इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करो। थर्ड, उन कंपनीज की तलाश करो जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया हो। ऐसी कंपनी जिसका करंट रेशियो कम से कम 200% है। इसका मतलब है कि इसके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कम 2 गुना होने चाहिए। चौथा, शेयर होल्डर्स को कम से कम पिछले 20 सालों से डिविडेंड दिया जाना चाहिए। मैं कहूँगा पिछले 5 सालों तक कहीं देखें कि पिछले 5 सालों से कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं। नंबर 5, पिछले 10 सालों में अर्निंग्स में कोई घाटा ना हुआ हो। नंबर 6, पिछले 10 सालों के दौरान अर्निंग्स में कम से कम 33% की बढ़त हो, पर इंडिया के लिए इसे 10 सालों में 100% होना चाहिए। नंबर 7, मॉडरेट पी रेशियो। कंपनी का करंट प्राइस पिछले 3 सालों के अर्निंग्स एवरेज से 15 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना तुम उसे बहुत महंगे में खरीद रहे हो। नंबर 8, मॉडरेट पीबी रेशियो। ग्राम के हिसाब से P × PB की वैल्यू 22.5 से कम होनी चाहिए। आज के समय में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना एक अल्टरनेट ऑप्शन है, जो कि तुमको मार्केट के एवरेज जितना ही रिटर्न देगा। अब अगर तुम इन्वेस्टिंग से एवरेज रिटर्न पाकर खुश हो तो तुम्हारे लिए शुरू के 2 लेसन ही काफ़ी हैं। हालांकि अगर तुम्हारी प्यास ज़्यादा है तो चलो देखते हैं लेसन नंबर 3, हाउ टू इन्वेस्ट एज एन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। चूंकि डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए मार्केट से एवरेज रिटर्न पाना इतना आसान है, तो मार्केट को बीट करना सिंपल चीज़ ही होगी। बस एवरेज इन्वेस्टर से थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा इन्वेस्टिंग में, है ना? बिल्कुल भी नहीं। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए और मार्केट को बीट करने के लिए बहुत पेशेंस, डिसिप्लिन, सीखने की इच्छा और बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। अब कई इन्वेस्टर इसके लिए सूट नहीं करते हैं, क्योंकि वो मिस्टर मार्केट के प्राइस कोटेशन में आराम से फंस जाते हैं। इसलिए ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने को रिकमेंड करते हैं। अब अगर इंसान को एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना ही है तो वो 4 तरीकों से ही कर सकता है। फर्स्ट, गो अगेंस्ट द मार्केट, मतलब उस टाइम खरीदना जब सब बेच रहे हो, मार्केट डाउन हो, जबकि उस टाइम बेचना जब सब खरीद रहे हो, मार्केट अच्छा हो। और ये मिनिमम 25% से मैक्सिमम 75% पैसे लगा के, बजाय 50-50% के जो डिफेंसिव इन्वेस्टर करते हैं। सेकंड, बाइंग ग्रोथ स्टॉक्स। एक ग्रोथ स्टॉक खरीदने के लिए इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी खरीदनी होगी जो बड़ी होगी पर पॉपुलर नहीं होगी। फिर थर्ड, बाय बाइंग बार्गेन स्टॉक्स। ये वो स्टॉक होते हैं जो किसी भी कारण अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहे होते हैं। ट्राई करें कि ये कोई ऐसी कंपनी हो जो सस्ते में मिले पर वेल एस्टेब्लिश्ड हो। और लास्ट, फोर्थ, बाय बाइंग स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में आते हैं उन छोटी कंपनीज के स्टॉक्स जिसे कोई बड़ी कंपनी एक्वायर करने वाली हो। और हाँ, कंपनी को एनालाइज करने में एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी पढ़नी चाहिए। ग्राहम ने इसके ऊपर पूरी एक बुक लिखी है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम किसी और दिन उस पर भी बात करेंगे। लेसन नंबर 4, इंसिस्ट ऑन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा चलो, एक सिनेरियो मानो एक इंजीनियर को 30 लोगों के आने जाने के लिए एक शिप बनाना है, तो क्या वो सिर्फ 30 लोगों के वजन के हिसाब से शिप बनाएगा? नहीं, वो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलेगा और 40 करीब लोगों के हिसाब से शिप बनाएगा, ये सोचकर कि कभी कुछ 3-4 लोग ज़्यादा हो भी गए तब भी ये शिप ना डूबे। बस यही चीज़ स्टॉक मार्केट में भी काम आती है। देखो, एक ऐसा रिस्क है जो कोई भी केयरफुल एनालिसिस भी नहीं हटा सकता, वो है द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने का रिस्क। हालांकि तुम ये रिस्क कम कर सकते हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें ये पक्का करना होगा कि तुम जो इन्वेस्टमेंट करो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़रूर हो। जैसा कि पहले ही बता रखा है, कंपनी का प्राइस और वैल्यू हमेशा बराबर नहीं होती है, तो हमें स्टॉक तभी खरीदना चाहिए जब उसका प्राइस उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू से 2/3 या उससे कम हो। तो जैसे अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 300 है तो उसे हमें 200 या उससे कम पर ही खरीदना चाहिए। अब बुक में एक फॉर्मूला है जो कंपनी के वैल्यू के बारे में कुछ जानकारी दे सकता है। वैल्यू इक्वल टू करंट अर्निंग्स इंटू 8.5 प्लस 2 इंटू एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट
अगले 7 से 10 सालों के लिए अर्निंग्स या एक्सपेक्टेड अर्ली ग्रोथ रेट के बराबर होनी चाहिए। और हाँ, अगर वो स्टॉक अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू से नीचे आ ही नहीं रहा है तो उसे खरीदो ही मत। जब खरीदो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ही खरीदो। लेसन नंबर 5, इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कौन देखता है भाई? अगर नहीं देखते हो तो देखना चालू कर दो। ग्राहम ने इस चैप्टर को किसी वजह से ऐड किया है। ये टॉपिक इन्फ्लेशन हम इंडिया में रहने वालों के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, यूएसए में इन्फ्लेशन काफ़ी कम है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन 7 से 8% पर ईयर का होता है। इससे साफ पता चल रहा है कि जो इंडियंस इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो बहुत तेज़ी से पैसे खो रहे हैं, और जो एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें 7 से 8% का ही रिटर्न मिलता है, उनको तो असल में इन्वेस्टमेंट पर कोई रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उनके पैसे की परचेजिंग पावर तो चेंज हो ही नहीं रही है, उतनी ही है। और लोगों को इसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ये दिख नहीं रहा है। जो 100 रुपये आज उनके गुल्लक में थे वही 10 साल बाद भी 100 रुपये ही दिखता है, पर असल में उसकी कीमत 7% महंगाई के हिसाब से 10 सालों में आधी हो जाएगी। और अगर तुमको असल में देखना है कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पर तुमको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो तुमको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स को देखना चाहिए। तो अगर तुम महंगाई को काउंट करते हो फिर तुमको फिक्स डिपॉजिट पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलो अब जल्दी से 5 लेसन्स का रिकैप कर लेते हैं। फर्स्टली, मार्केट समय समय पर ओवर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक होते रहता है। उसके इन्फ्लुएंस में मत सोचो कि तुम्हारे एसेट्स की असल वैल्यू क्या है। इसके बजाय इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, जहाँ तुमको ऐसे इंसान के साथ डील करने का मौका मिल रहा है जिसे यही नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। सेकंड, डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्टॉक्स और बॉन्ड्स के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जहाँ स्टॉक कैटेगरी कम रिस्की होनी चाहिए। थर्ड, एंटरप्राइज इन्वेस्टर को उन स्टॉक्स को एम बनाना चाहिए जो अपनी वैल्यू से कम प्राइस पर हो। फोर्थ लेसन यह है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को एसेट एक्वायर करते समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर देना चाहिए। और लास्ट 5th लेसन ये है कि तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट का हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स को देखना चाहिए। तुम ग्राहम की सलाह के बारे में क्या सोचते हो? क्या ये अब भी काम करती हैं जैसे कि 1970 में करती थी? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। और अगर तुम कोई और इन्वेस्टिंग रिलेटेड या पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट रिलेटेड बुक्स की समरी चाहते हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।